स्टूडेंट्स, हम लोग का जो रनिंग चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के विषय में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो है यूज़ क्या होता है, ये इनका फॉर्मेशन क्यों किया जाता है, इन चीज़ों को देखेंगे। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स विथ मैनिपुलेटेड जीन और ए फॉरेन जीन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और हिंदी में इसको कहते हैं ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, परजीवी जीन कहलाता है। अभी तक बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा 95% रैट का हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं ये किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के लिए लाभदायक है, ये किस प्रकार से बेनिफिशियल है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। इसको देखने के लिए हम 5 चीज़ों को समझ लें तो ये टॉपिक हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों लाभदायक है। नंबर 1, नॉर्मल बॉडी प्रोसेस एंड डेवलपमेंट, सामान्य क्रिया व विकास। नॉर्मल बॉडी प्रोसेस एंड डेवलपमेंट में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन ऐसे किया जाता है कि उसमें जीन का कंट्रोल उनके बॉडी के डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शन पर पड़ने वाले प्रभाव की स्टडी की जाती है। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज़, रोगों का अध्ययन। बहुत से ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन इस तरह किया जाता है कि उनकी डिजीज़ के डेवलपमेंट में जीन का क्या रोल है, इससे डिजीज़ के ट्रीटमेंट की स्टडी की जा सकती है। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं जैविक उत्पाद। कुछ ह्यूमन बीइंग डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनती है। इन प्रोडक्ट्स को बनाना बहुत महंगा होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उनमें डीएनए के जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है जो स्पेशल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चौथी चीज़ है वैक्सीन प्रोटेक्शन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं टीकाकरण, जो टीके होते हैं उनकी सुरक्षा के विषय में। वैक्सीन का ह्यूमन बीइंग पर टेस्ट करने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर किया जाता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन जब इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होता है तब उसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप ह्यूमन बीइंग्स पर किसी भी वैक्सीन का इस्तेमाल करने लगेंगे तो हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी उसको एक्सेप्ट ना कर पाए और कुछ रोग उत्पन्न हो जाए, जिससे कभी कभी ये भी हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो बनाए गए वैक्सीन हैं उन पर इस्तेमाल किया जा सकते, और जब वो सक्सेस हो जाता है तब फिर ह्यूमन बीइंग्स पर ट्रायल किया जाता है, फिर वो ह्यूमन बीइंग्स को लगाया जाता है। नाउ 5वीं चीज़ हम देखते हैं केमिकल प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट। ये इन्वेंशन केमिकल प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट कहलाता है। ये वही मेथड है जो मेडिसिन इन्वेंशन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स से मिलने वाले कुछ जीन्स इसको इन्वेंटेड मटेरियल के प्रति मोर सेंसिटिव बनाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोरल इश्यूज़, जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिक मुद्दे। ये नैतिक मुद्दे जो है, हम इश्यूज़ जो होते हैं ये कई विषयों को लेकर होते हैं। हम लोगों का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे मोरल इश्यूज़ हैं। ये मोरल इश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि हम बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ कहाँ तक किया जा सके। ऐसा तो नहीं है कि एनिमल्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि उनसे उनका यूज़ किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, या इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कुछ कंपनीज कर चुकी हैं
और पेमेंट नहीं कर रही हैं या वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, फिर भी जो है बहुत सारी कंपनी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स को लेकर। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नियर अबाउट 1989 में एक कमेटी गठित की है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेसल कमेटी। और ये कमेटी इस चीज़ को देखती है कि जो रिसर्चेस हैं उनकी सर्विसेज और किस प्रकार की है, क्या उनको अप्रूवल दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं इसमें ह्यूमन बींग्स में इस बात को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कि कुछ कंपनियां हैं जो जेनेटिक मटेरियल्स, प्लांट्स और अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस का यूज़ कर रही हैं और इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं, जबकि ये बहुत समय पहले विकसित हो चुका है और इनकी पहचान भी की जा चुकी है। हम जानते हैं कि इंडिया में धान की लगभग पैडी की 2 लाख किस्में मिलती हैं। भारत में धान की जो डाइवर्सिटी है वह वर्ल्ड की डाइवर्सिटी में नंबर 1 है। बासमती धान जो है अपनी सुगंध और अपने टेस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। इसकी 27 वैरायटीज़ जो हैं वो भारत में उगाई जाती हैं। 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन पेमेंट का ट्रेडमार्क अपने ऑफिस के द्वारा प्राप्त कर लिया था, लेकिन ये वास्तव में जो है वो इंडिया की वैरायटीज़ हैं। सो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी उत्पन्न करती हैं, इसलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए मोरल इश्यूज तैयार किए गए हैं। इसी में एक है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी के विषय में हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं बायोपायरेसी क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बायोपायरेसी को मैं सबसे पहले इंग्लिश में बताना चाहूँगा। बायोपायरेसी इज़ द यूज़ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स बाय इंटरनेशनल कंपनीज टू डेवलप मेडिसिन विदाउट पेइंग एनी मनी टू द कंट्रीज फ्रॉम विच दे आर टेकन। बायोपायरेसी जो है वो एक प्रकार की विधि है जिसमें कि वाइल्ड प्लांट्स अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की मेडिसिन तैयार की जाती हैं। और लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये कंपनियां जहां से वाइल्ड प्लांट्स कलेक्ट कर रही हैं उनको पेमेंट नहीं करती हैं। सो बहुत सारे डेवलप और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि इसको देख लेते हैं। विकसित व विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ देशों ने अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेस व ज्ञान को बिना पूर्ण अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं। भारतीय संसद ने हाल में एक बिल पास किया है जो ऐसे मुद्दों को ध्यानपूर्वक देखता है, जिसके अंतर्गत पेमेंट, आपातकालीन प्रावधान तथा अनुसंधान पर विकासीय प्रयास शामिल है। सो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।